हेलो जी, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक से होंगे और अपने अपने जीवन में सब अच्छा ही कर रहे होंगे। मेरा नाम मयंक है और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। थंबनेल से आपने देख लिया होगा, ये टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स हमने कुछ दिन पहले शुरू किया, ये उसी सीरीज के अंदर नेक्स्ट क्लास है। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले दिनों में जो चार छोटे छोटे से चैप्टर्स बताने की, उनपे जो कंटेंट बताने की जो मैंने कोशिश की, वो आपने अपनी तरफ से उनको थोड़ा सा समझने सीखने की कोशिश की होगी। मुझे लगा कि अब उस डिस्कशन को आगे आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है, तो हाजिर हूँ मैं। पहले हल्का सा ब्रीफ कर लेते हैं कि वो जो टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास है, उसमें अभी तक पिछले चार क्लासेस में हमने क्या सीखा। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, फटाफट ब्रीफ में बात करूंगा। पहला, हमने ये समझने की कोशिश की कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, क्या चीज़ होती है, हमारे कैसे काम आ सकती है, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या है। जिसमें हमने ये देखा, टेक्निकल एनालिसिस एक स्टडी है जिसमें हम फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट करने की, आगे आने वाले प्राइस का अनुमान लगाने की हम कोशिश करते हैं। वो कोशिश हम डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं, डेटा पॉइंट से कर सकते हैं, इंडिकेटर से कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद हमने डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। हमने एक इंडिकेटर से मार्केट की डायरेक्शन का अनुमान लगाने की कोशिश की। उस इंडिकेटर का नाम लिचिनोको है। उसकी क्या सेटिंग्स हैं, किन सेटिंग्स के बेसिस के ऊपर में उसकी कौन सी एक पर्टिकुलर लाइन के ऊपर हम काम करके मार्केट की डायरेक्शन का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, वो हमने पहली दूसरी क्लास में समझने की कोशिश की। डिटेल मैं चाहूंगा, अगर बाय चांस आप इस वीडियो में डायरेक्ट लैंड कर गए हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि पिछले वीडियोस को एक बार जब समय मिले देख लीजिएगा। क्योंकि जो नॉलेज आज मैं अपनी तरफ से शेयर करने वाला हूँ या फर्दर क्लासेस में जो शेयर करूंगा, वो पिछली नॉलेज के ऊपर ही बेस्ड है, उसी पर डिपेंडेंट है। नींव वहां से है, अब आगे बिल्डिंग बननी शुरू हो गई है। उस क्लास के बाद जब हमने ये एक अंदाजा अनुमान लगाने की कोशिश की, हमने कुछ एक टेक्निकल टूल से ये पता करने की कोशिश की कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है। फिर हम अपनी इंडिकेशन अपनी एनालिसिस को, अपनी स्टडी को, अपनी पढ़ाई को और आगे ले गए, जिसमें हमने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के ऊपर बात की। ये मल्टी टाइम फ्रेम क्या होता है, मल्टी टाइम फ्रेम कैसे काम करता है, हमारी कैसे हेल्प कर सकता है, हमें मल्टी टाइम फ्रेम की हेल्प क्यों लेनी चाहिए, मल्टी टाइम फ्रेम के बेसिस के ऊपर लिया हुआ जो ट्रेड होता है वो क्यों ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं, वगैरह वगैरह। तीसरी चौथी क्लास के ऊपर हमने डिटेल में मल्टी टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी बात समझने समझाने की कोशिश की। और खुश हूँ कि आप लोगों ने उसको देखा। उसके ऊपर मुझे बहुत ठीक ठाक से व्यूज मिले, लोगों ने कमेंट्स करा, जिसके लिए मैं हमेशा 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 बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ। आपका आभार व्यक्त करता हूँ और ऐसी आशा करता हूँ कि आप ऐसा ही प्यार मोहब्बत मुझे देते रहेंगे, वीडियोस को मेरे देखते रहेंगे और साथ साथ फीडबैक भी शेयर करते रहेंगे। अभी तक तो पिछले 2 मिनट लगा करके मैंने ये बात कहने की कोशिश की कि टेक्निकल एनालिसिस पर अभी हमने पिछली चार क्लासेस में क्या सीख और सिखा लिया है। अब आगे आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद डेफिनेटली टेक्निकल एनालिसिस की उस कोर्स को, उस स्टडी को अगली क्लास तक लेकर के जाना। अब मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर में जो कोर्स मैं चला रहा हूँ या कोर्स के अंदर में जो कंटेंट मैं अपनी तरफ से डिलीवर करना चाहता हूँ, हम टेक्निकल एनालिसिस का एक 360 डिग्री व्यू देना चाहते हैं। हम समझना चाहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस भला क्या है। ऑल इन ऑल, पहले हम बेसिक से शुरू करके और एडवांस लेवल तक डेफिनेटली जाएंगे। चीज़ों को 360 डिग्री मतलब सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे मिलती चली जाएंगी, वो मैं कोर्स के अंदर में ऐड करता चला जाऊंगा। साथ साथ आप अपनी सहूलियत, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे फर्ज कीजिए, अगर आपका इचिंग से रिलेटेड मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना या अनुमान करना आपको लगता है कि ये एक ऐसी चीज, ऐसा स्किल है जो आपके पास होना चाहिए, तो आप पहला और दूसरा चैप्टर देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कोई एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, अपना स्किल डेवलप करना है, तीसरा चौथा चैप्टर देख लीजिए। आज जिस कंसेप्ट पर मैं बात कर रहा हूँ, ये आगे आने वाले एक आध दो चैप्टर जिसके ऊपर बेस होने वाले हैं, वो कंसेप्ट होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, जो मेरी समझ कहती है टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट है, जिसकी टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसी तरह से अगर आपको कभी भी लगे कि हाँ, बाकी कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, आपको पहला दूसरा या तीसरा चौथा चैप्टर आपने, वो कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, चाहे मेरे वीडियो से क्लियर है या आपके ऑलरेडी वो कंसेप्ट क्लियर हैं, और आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर अपनी नॉलेज इनहेंस करना चाहते हैं, तो आप आज और आगे आने वाले 2-3 चैप्टर, जब तक हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कवर करेंगे, आप इन चैप्टर से भी अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। बिना फर्दर किसी भी तरह की देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर में हम अपने डिस्कशन को लेकर के जाएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस
के कंसेप्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है, हमारी कैसे हेल्प कर सकता है, और इस चीज को सीख करके हम अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को कैसे बेटर कर सकते हैं। शुरुआत ही मैंने वहां से की कि टेक्निकल एनालिसिस से सिर्फ हम अपनी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। हम ये मान करके चलते हैं कि अगर हम 10 ट्रेड लेते हैं तो 10 ट्रेड में से हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मात्र 2 या 3 ट्रेड ही ठीक होने की है जी। सिर्फ 2 ट्रेड ही हमारे ठीक हो रहे हैं। हम बिल्कुल फ्रेशर हैं, हमें कुछ नहीं पता। हम 10 बार ट्रेड लेते हैं और 8 बार हमें लॉस आता है। हमारा तुक्का सिर्फ अभी तक 2 बार ही ठीक लग रहा है। हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से छोटी छोटी चीजों को सीख करके हम अपनी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकें। हम जो 10 में से 2 बार ठीक होते हैं वो 2.5 बार, 2.75 बार, 3 बार ठीक होना शुरू हो जाए, 4 बार हो जाए, और हम धीरे धीरे अपना स्किल डेवलप करके अपनी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को 7-8 बार तक ले जाएं। यही हमारी कोशिश है। हम 10 में से 10 ट्रेड के पीछे नहीं भाग रहे, हम परफेक्शन के पीछे नहीं भाग रहे। वहां तक भागना अननेसेसरी, मेरी समझ कहती है, टाइम वेस्टेज है, एक मृग तृष्णा है। उसके चक्कर में पड़ने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट गेम प्रोबेबिलिटी का है। कभी हम ठीक होंगे, कभी हम गलत होंगे। कोशिश हमारी सिर्फ इतनी है कि हम अपनी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाएं। हम कोशिश वो करें कि जहां पर हम जितनी बार भी ट्रेड लें उतनी बार हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हो, फेल होने के चांसेस कम हो। यही टेक्निकल एनालिसिस का मूल मंत्र है। या ये कह सकते हैं कि पिछले 5-7 सालों में जो मैंने सीखा है, मुझको तो यही पता है। यही बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसा आज के थंबनेल में आपने देख लिया, या मेरी अभी इनिशियल डिस्कशन में आपने सुन लिया, कि आज का हमारा डिस्कशन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर होने वाला है। शुरू करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या चीज है? देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में भी 2 चीजें आ गई, सपोर्ट भी रेजिस्टेंस भी। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में सपोर्ट पहले नाम आ रहा है, तो पहले सपोर्ट पर समझते हैं कि सपोर्ट क्या है। शुरू करते हैं जी। देखिए, सपोर्ट का मतलब सीधा सीधा ये है, कोई एक ऐसी जगह, कोई एक ऐसा प्राइस पॉइंट जहां पर बाजार में बायर बैठा हुआ है। सीधी, सरल, स्पष्ट, सबसे इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज का मतलब ये कि सपोर्ट का मतलब वो जहां पर कोई बायर बैठा हुआ है, जहां पर उसने किसी माल को खरीदा है या फ्यूचर में उस माल को उस रेट पर वो खरीदना चाहता है। ये होता है जी सपोर्ट। अब इसके पीछे की और डिस्कशन पे जाते हैं। सपोर्ट को अब हम और इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि सपोर्ट हमको किस किस तरीके से मार्केट में हेल्प कर सकता है हमारे अपने ट्रेडिंग डिसीजंस में। अब एक पर्टिकुलर आदमी या एक पर्टिकुलर बायर, वो कोई भी हो सकता है, वो रिटेल हो सकता है, एफआईडीआई हो सकता है, ऑपरेटर हो सकता है, स्मार्ट मनी हो सकती है, कोई हो सकता है। वो एक ऐसे प्राइस पॉइंट पर आकर के रुका है जहां पर उसे लगता है कि पर्टिकुलर स्क्रिप्ट अगर उस प्राइस पॉइंट पर आती है तो वहां पर वो बाय करना चाहता है। मतलब उस पर्टिकुलर जगह पर उसने अपने बाय के ऑर्डर ऑलरेडी लगा चुके हैं, या और देखिए लगा रखे हैं उसने। एबीसी कोई स्टॉक है। एबीसी स्टॉक में किसी ने 100 रुपए के ऊपर खरीदारी शुरू करी। अब वो किसी ने कोई भी हो सकता है। आप उसको एक स्मार्ट मनी मान लीजिए, एक स्मार्ट इन्वेस्टर मान लीजिए, स्मार्ट ट्रेडर मान लीजिए। एक पर्टिकुलर स्टॉक उसने 100 रुपए के ऊपर खरीदा, और खरीद करके उसने एक ऑर्डर लगाया 1000 क्वांटिटी का। सुनने वाली बात है, 1000 क्वांटिटी का उसने ऑर्डर लगाया 100 रुपए के ऊपर। किसी कारण से उसका 500-700 क्वांटिटी का ऑर्डर फुलफिल हो गया, और 500-700 क्वांटिटी का ऑर्डर फिल होने के बाद प्राइस ने तेजी पकड़ी और प्राइस खींच करके ऊपर चला गया। फॉर वॉट एवर रीजन मार्केट में तेजी आ गई, रिटेल ने खरीदा या वो सब खरीदा, उन सब चीजों में अभी हम नहीं जाना चाहते। अभी हम सिर्फ यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक आदमी ने एक पर्टिकुलर स्टॉक को 100 रुपए के ऊपर खरीदना था। 100 रुपए के ऊपर उसको उसका एक लग रहा था कि ये अच्छा प्राइस पॉइंट है, ये एक वैल्यू बाय है, ये एक अच्छा पॉइंट है, यहाँ पर अगर वो स्टॉक उसको मिल जाए तो वो खरीदना चाहता है, और ये इस चक्कर में उसने वहां पर अपनी 1000 क्वांटिटी का ऑर्डर लगा रखा था। ठीक, 500-700, या और इसको क्लियर कर देते हैं, 700 क्वांटिटी का ऑर्डर उसका एग्जीक्यूट हो गया और उसको 700 की डिलीवरी मिल गई और प्राइस ऊपर भाग गया। 300 का ऑर्डर उसका अभी पेंडिंग रह गया जी। अब किसी कारण से प्राइस ऊपर भी भागा और ऊपर भागा, 105-10 या वॉट एवर पहुंचा, और फिर बाजार में करेक्शन आई, और करेक्शन आने के बाद प्राइस ने नीचे गिरना शुरू किया। नीचे गिर करके किसी कारण से प्राइस वापस 100 पर आ गया। अब वो आदमी जिसने 100 रुपए के ऊपर 1000 क्वांटिटी का ऑर्डर लगा रखा है, उसका 700 ऑर्डर पिछली बार एग्जीक्यूट हो गया था, 300 ऑर्डर उसका अभी भी पेंडिंग है। आपको क्या लगता है क्या होगा? मैं आपको बताता हूँ। होगा यहाँ पर ये कि जब प्राइस गिर करके उस 100 प्राइस पॉइंट के आसपास आएगा, उस प्राइस पॉइंट के ऊपर सबसे पहले जो उसका 300 क्वांटिटी का ऑर्डर पेंडिंग है, वो क्वांटिटी का उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। और जैसे ही उसका एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, वहां पर जहां पर 300 उसकी क्वांटिटी
के बाय ऑर्डर लगेंगे, जो गिरता हुआ प्राइस है चांसेस है कि वहां पर आकर के रुकेगा। एक चीज, अब ऊपर से प्राइस गिरता हुआ आ रहा है, तो वो 300 क्वांटिटी के बाय ऑर्डर पर कैसे रुक जाएगा, उससे नीचे क्यों नहीं गिरेगा? यहां पर आप बात समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फर्ज कीजिए कि उस प्राइस पॉइंट के ऊपर जो सेल के ऑर्डर लगे हुए हैं वो 300 नहीं लगे हुए, वहां पर उसके 200 ऑर्डर लगे हुए हैं किसी कारण से, 250 ऑर्डर हैं सेल के। तो जो सेल के ऑर्डर होंगे 250, वो 250 के 250 ऑर्डर यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और 250 के 250 ऑर्डर एब्जॉर्ब होते के साथ ही इसके जो 300 ऑर्डर पेंडिंग थे उसमें से इसको 250 क्वांटिटी, इसको इसकी डिलीवरी मिल जाएगी। सारा का सारा सेलिंग प्रेशर जो होगा 250 का, वो इसके ऑर्डर एब्जॉर्ब कर लेंगे, और इसके 50 ऑर्डर अभी भी बकाया रह जाएंगे। तो इसीलिए जब गिरता हुआ जो प्राइस होगा वो एक जगह पर आकर के रुकेगा, और रुक करके वहां पर जो बाय के ऑर्डर लगे हुए होंगे वो सारे के सारे ऊपर के सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे ही वो सेलिंग प्रेशर ऊपर से जो ऑर्डर एब्जॉर्ब करेंगे, वैसे ही उस जगह पर प्राइस आकर के रुक जाएगा, और रुकने के बाद या तो कंसोलिडेट करेगा या वापस ऊपर जाएगा, वो हम आगे डिस्कशन में समझते हैं। तो सबसे पहले हमने सपोर्ट में ये समझने की कोशिश की सरल शब्दों में कि जो सपोर्ट है वो सपोर्ट है एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्राइस पॉइंट, एक ऐसा लेवल जहां पर गिरता हुआ प्राइस आकर के रुक जाता है या कंसोलिडेट करता है। वो ऐसा क्यों कर पाता है? वो इसीलिए ऐसा कर पाता है क्योंकि उस जगह पर बाइंग प्रेशर है, वहां पर एक अदृश्य बायर बैठा हुआ है। वहां पर कुछ सरल शब्दों में समझ लीजिए कि बाय के ऑर्डर लगे हुए हैं। सीधी बात है, जहां पर बाय के ऑर्डर लगे होंगे, जहां पर बायर बैठा हुआ होगा, वहां पर गिरता हुआ प्राइस आकर के रुक जाएगा। इस रुकने के लेवल को ही सपोर्ट कहते हैं। सपोर्ट को समझने की एक सरल डेफिनेशन ये हुई, एक ऐसी जगह जहां पर बायर बैठा हुआ है। चलिए अब इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि जी ये सपोर्ट को हम अपने और एक सरल से सरल भाषा में, सरल से सरल लैंग्वेज में, सरल से सरल एग्जांपल इंटरप्रिटेशन से समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज कीजिए अब आप एक कमरे में बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और किसी कारण से कुर्सी इम्बैलेंस हुई, और आप फर्ज कीजिए कि आप फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, और फर्स्ट फ्लोर पर अपने कमरे में बैठे हुए हैं। कमरे में आप एक टेबल चेयर के ऊपर, चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, और किसी कारण से चेयर इम्बैलेंस हुई, और इम्बैलेंस होते के साथ ही आप गिर गए। जैसे ही आप गिरेंगे, अब आप 1 मिनट के लिए सोच करके बताइए, जो आप गिरेंगे, आप इमीडिएटली वहां से जितनी ऊपर 2-3 फुट ऊपर जो कुर्सी होगी वहीं से गिर करके सीधा फ्लोर के ऊपर आकर के गिरेंगे। पहला, इमीडिएटली उस फ्लोर को तोड़ करके नीचे ग्राउंड फ्लोर पर तो आ नहीं जाएंगे। हो, अब बात समझ गए। मतलब ये कि जब आप ऊपर से या कहीं से 2 फुट से 3 फुट से कहीं से भी गिरे, तो आप इमीडिएटली जमीन पर आकर के रुके। जो जिस लेवल पर आकर के आप रुके, मतलब जिस लेवल ने आपको संभाला या जिस लेवल ने आपको नीचे नहीं गिरने दिया, वो सपोर्ट, वही सपोर्ट है। सीधा सीधा सपोर्ट का मतलब आप और सरल, चलिए आइए लाइव स्क्रीन आप देख रहे हैं, इसको और इजी लैंग्वेज में मजे से इसको और समझते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले मीनिंग ऑफ सपोर्ट इन हिंदी। आइए, गूगल से हमने पूछा कि सपोर्ट का मतलब बता। सपोर्ट का मतलब सामने निकल करके आया कि सपोर्ट का मतलब है सहायता। ठीक है जी, आ गई बात समझ। और देखिए, सपोर्ट का यहां मतलब दिख रहा है सहारा। सहारा से बिल्कुल बात समझ आती है कि कोई गिरता हुआ आदमी था, लुढ़कता हुआ आदमी था, कहीं से पलटता हुआ आदमी था, और एक जगह पर आकर के उसको सहारा मिल गया। सहारे से मतलब है उसको सहायता मिल गई। सहायता से मतलब है कि उसने और आगे लुढ़कना, गिरना, फिसलना उसका बंद हो गया। ये मैंने अपनी तरफ से एक बहुत इजी इंटरप्रिटेशन, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में एक 10 साल 12 साल के बच्चे को समझाने के तरीके से भी बताने की कोशिश की कि जब आप स्टॉक मार्केट में, जब आप ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में बड़े बड़े लोगों को ये सुनने समझने की कोशिश करते हैं कि जो कोई ये कहता है कि प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, उस सपोर्ट का सीधा सीधा मतलब है कि वहां पर एक ऐसा लेवल है जिस लेवल पर आ करके एक गिरता हुआ स्टॉक जो है वो रुक सकता है।
हाँ, वो बात अलग है कि जो आपको सामने वाला बताने की कोशिश कर रहा है कि इस जगह पर सपोर्ट है, वो उसकी अपनी एनालिसिस कितनी सटीक है, कितनी करेक्ट है, कितनी ऑब्जेक्टिव है, वो हम उसी पर छोड़ देते हैं। वो हमें पता है कि हम जिस तरीके से चल रहे हैं, अगर हम इसी तरीके से चीजों को सीखते हुए चलेंगे तो विश्वास जानिए आपको जीवन में कभी भी किसी भी ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं होगी। आप खुद ही किसी भी स्टॉक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिस्टम पर लगा करके फाइंड कर लेंगे। आप खुद ही ना एक्सपर्ट हो जाएंगे अपने लिए और लोगों को बताना शुरू कर देंगे। आइए, चलिए, हमने ऐसे भी समझने की कोशिश की कि जी सपोर्ट क्या है। सपोर्ट का मतलब है सहारा, सपोर्ट का मतलब है सहायता। और देखें जी सपोर्ट का वो, और देखिए और क्या हो सकता है। हिंदी मीनिंग सपोर्ट में क्या मिलता है हमें? सहारा देना मिलता है, संभलना मिलता है। बात वही हुई, संभलना, रुकना, संभला, रुका। प्राइस ऊपर से गिरना शुरू हुआ, गिर करके किसी जगह पर आकर के रुका। क्यों रुका? क्योंकि वहां पर देखिए, बाजार में सेलर आया और बाजार गिरना शुरू हो गया। अब गिरता हुआ बाजार कभी ना आकर के रुकेगा कि नीचे से कोई उसको खरीदेगा, या कोई उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के ऊपर उस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदना शुरू करेगा। और वो खरीदना वही ना शुरू करेगा जिसको ये लगेगा कि हाँ, आज ये चीज ऐसे रेट पर आ गई है जो सस्ती है, जो एक वैल्यू बाय है, यहाँ पर मुझे खरीदना चाहिए। नहीं तो कोई मूर्ख ही होगा, या वो स्मार्ट आदमी होगा जिसका पुराना बाय का ऑर्डर पेंडिंग होगा, वो भी हो सकता है। एक नया बायर भी हो सकता है जिसको ये लगे कि हाँ यार, ये आज एक ऐसे लेवल पर आ गया है कि यहाँ पर स्मार्ट मनी, मुझे लगता है स्मार्ट मनी यहाँ पर खरीदेगी, मुझे भी यहाँ खरीदना चाहिए। और विश्वास जानिए, ये सब आपको चार्ट के ऊपर नजर आता है, दिखता है। सिर्फ हमारी एनालिसिस और स्किल इतना होना चाहिए कि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए उस लेवल को, जो हमें पता चले यार हाँ, ये ऐसा लेवल है यहाँ पर जो स्मार्ट मनी है, यहाँ पर जो ऑपरेटर है, या यहाँ पर जो बड़ा इन्वेस्टर है, इस स्टॉक को इस रेट के ऊपर खरीदेगा। हम भी उन्हीं के साथ मिलते हैं और हम भी वहीं खरीदेंगे जहां पर वो खरीदेगा। इसी एनालिसिस और इसी लेवल को अचीव करने की हमारी कोशिश है। तो अभी फिलहाल हमने, आइए सपोर्ट पर और एक बार को हम देख लेते हैं क्या क्या दिख रहा है। सपोर्ट का हिंदी मतलब दिखा रहा है साथ देना। सपोर्ट का मतलब दिखा रहा है आश्रय, आश्रय का मतलब सपोर्ट है। सपोर्ट का मतलब है सहायता, सपोर्ट का मतलब है टेक, टेक मतलब रोकना। तो चलिए यहाँ पर मोटा मोटी सपोर्ट की हिंदी डेफिनेशन से हम चीज को समझ पाए कि सपोर्ट क्या है। आइए, और अरे बाप रे बाप, इतनी सारी डेफिनेशन हिंदी में। आइए देखें क्या कह रहा है, फटाफट से बात खत्म करेंगे। समर्थन, सहायता, सहारा देना, संभलना, भरण पोषण, मदद करना, आधार, पक्ष, रक्षा, रक्षा करना भी वही मोटा मोटा कंसेप्ट हुआ। संगत, पोषण, आश्रय, शाह, आसरा, आसरा भी वही हुआ। ऑल इन ऑल बात हम ये समझाना चाहते हैं कि कोई एक ऐसी जगह जहां पर आप अगर रियल लाइफ एग्जांपल लें, तो आप खुद एक चीज सोच करके देखिए कि किसी भी बुरी स्थिति के अंदर हम कहते हैं यार कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा, मुझे कोई सहारा नहीं दे रहा, मुझे कोई आश्रय नहीं दे रहा, मुझे कोई संभाल नहीं रहा। आमतौर पर एक लेमन लैंग्वेज में बुरी स्थिति के अंदर में जब हमारा मन बहुत विचलित होता है, बहुत परेशान होते हैं, तो आमतौर पर अपने, किसी को कहते हैं नहीं कहते, पर अपने मन से तो बात कभी कभी कर ही लेते हैं कि यार बुरी स्थिति के अंदर में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। इससे मतलब है कि स्थिति इतनी खराब है, बुरी से बुरी हालत होती जा रही है और कोई अपना हाथ हमें नहीं पकड़ा रहा और मैं गिरता चला जा रहा हूँ। सेम सिचुएशन स्टॉक मार्केट में ले लीजिए। एक स्टॉक ऊपर से गिरना शुरू हुआ और गिरता ही चला जा रहा है, उसको कहीं पर कोई रोक ही नहीं रहा। इसका मतलब है नीचे उस बेचारे के पास सपोर्ट ही नहीं, नीचे कहीं उसके पास कोई बायर ही नहीं है। और गलती से गिरता हुआ स्टॉक एक ऐसी जगह पर आकर के रुक जाए, जहां रुकने के बाद, रुक जाए से मतलब है वहां से वो गिरना बंद कर दे। गिरना बंद कर दे एक चीज, संभल जाए दूसरी चीज, तीसरी चीज गिरना बंद कर दे और फिर वापस ऊपर चला जाए तीसरी चीज। ये तीनों चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अभी हम सिर्फ यहाँ पर अपने डिस्कशन को यहीं तक रख रहे हैं कि जी सपोर्ट क्या है। ठीक है जी। सपोर्ट का मतलब है ऐसी जगह, ऐसा लेवल, ऐसा प्राइस पॉइंट जहां पर प्राइस और ज्यादा नीचे नहीं गिरता है, रुकता है, संभलता है। मतलब एक ऐसी जगह जहां पर एक हिडन बायर है, एक ऐसी जगह जहां पर किसी भी कारण से बाय के ऑर्डर लगे हुए हैं, वहां पर कोई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के ऊपर चीज को खरीदना चाहते हैं, जहां पर उन्हें लगता है कि ये चीज इस रेट के ऊपर सस्ती है, हमें खरीदनी चाहिए। वो वहां पर ऐसा क्यों करना चाहते हैं, वो उनकी अपनी एनालिसिस है, उनकी अपनी ऑब्जेक्टिविटी है।
वो आप छोड़ दीजिए, उसके अंदर में आपको नहीं जाना है। वो उनके फंडामेंटल एनालिसिस हो सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस हो सकते हैं, पुराने नए ऑर्डर हो सकते हैं, और 1870 रीजंस हो सकते हैं। आप तो ये देखिए कि गिरता हुआ प्राइस प्राइस आकर के कहाँ रुका, जहां पर रुका, और रुक करके संभला, और संभल करके फिर ऊपर की तरफ चला गया। भैया वो है सरल शब्दों में सपोर्ट। और आगे चलते हैं जी। एक और रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि ये सपोर्ट क्या भला होती है। आइए देखते हैं, एक और एग्जांपल से समझा। आप खड़े हैं स्विमिंग पूल के किनारे पर, ठीक है जी, और आपको, और स्विमिंग पूल में पानी, एक सिचुएशन लीजिए कि स्विमिंग पूल में पानी, ठीक है जी। दूसरी सिचुएशन लीजिए कि स्विमिंग पूल में पानी नहीं है, नीचे जमीन है, वो आपको नजर आ रही है, बीच में पानी नहीं है, बेशक 4-5 फुट ही उसकी डेप्थ है, और सामने उसमें पानी, एक में पानी है एक में पानी नहीं, ठीक है जी। अब किसी कारण से आपको लगानी पड़ गई उसके अंदर में छलांग। पहली सिचुएशन, जिसमें पानी है, होगा क्या, आप पानी के अंदर उतरते चले जाएंगे और 4-5 फुट आकर के रुक जाएंगे जहां पर नीचे जमीन है। सरल सी चीज, कि जिस लेवल पर आप खड़े हुए हैं, उस लेवल पर जहां पर आप खड़े हुए हैं, और आपको अगर वहां से छलांग लगा करके नीचे जाना है, और अगर छलांग लगा करके नीचे जाना है, और नीचे जाने में अगर आप सरलता से नीचे चले जाते हैं, समझिए, अगर आप सरलता से नीचे चले जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पर सपोर्ट कमजोर है, क्योंकि वहां पर पानी है, और पानी को तो डेफिनेटली आप ब्रीच करके नीचे चले जाएंगे। तो इसका मतलब है वहां पर सपोर्ट है ही नहीं, आपने लगाई छलांग, और छलांग लगा करके सीधा पानी के अंदर। दूसरी सिचुएशन, वापस पानी है नहीं, लगाई छलांग आपने, और सीधा जाकर के आप जमीन के ऊपर जाकर के गिरे और वहीं पर ही रुक गए। ये एक और लेमैन लैंग्वेज में समझाने का तरीका, कि आप ग्राउंड पर खड़े हैं, और ग्राउंड पर खड़े होने के बाद अगर आप नीचे छलांग लगाते हैं, इसको दूसरे तरीके से समझिए। आइए, ग्राउंड पर आप खड़े हैं, और सामने एक, जिस लेवल पर आप खड़े हैं, और सामने और उस लेवल पर आगे किसी भी तरह का कोई खड्डा नहीं है, किसी भी तरह का कोई पानी नहीं है, कीचड़ नहीं है। आप छलांग लगाएंगे और छलांग लगा करके बिल्कुल वहीं पर ही खड़े हो जाएंगे, नीचे गिरेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके सामने जमीन है। तो इसका मतलब है जिस लेवल पर आप खड़े हैं, उस लेवल पर सामने वैसी जमीन है, तो आपके गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कम है। कि अगर आप जमीन पर खड़े हैं और छलांग लगाते भी हैं, तो 1 फुट या 1.5 फुट उछल करके वापस उस जमीन पर आकर के रुक जाएंगे। तो इसका मतलब है आप जिस लेवल पर खड़े हैं उस लेवल पर सपोर्ट है, नीचे गिर नहीं पा रहे। दूसरा, आप एक ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं जिसमें सामने आपको पानी भी दिख रहा है या खड्डा भी दिख रहा है, आप लगाते हैं छलांग, छलांग लगाने के बाद आपका क्या होगा, सामने कोई सपोर्ट तो है नहीं, या सपोर्ट है तो आपको पता नहीं है, आंखें आपकी बंद है, लगाया छलांग, और छलांग लगाकर के सीधा आप खड्डे के अंदर, और आपको नहीं पता कि नीचे सपोर्ट कहाँ पर आपको मिलना है या आपको सपोर्ट कहाँ पर नहीं मिलना। क्या हाल होगा, सोच के बताइए क्या हाल होगा। बात सरल, ये सपोर्ट पर हमने अपने 2-3 तरीके से अपनी बात को कंप्लीट करने की, समझाने की, लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की। पहला ये, एक ऐसी जगह, एक ऐसा लेवल जहां से आप और ज्यादा नीचे सरलता से नहीं गिर पाते। लेमन लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जांपल से, आप ग्राउंड फ्लोर जमीन पर खड़े हैं, आपने छलांग लगाई, आप हवा में 1 फुट 1.5 फुट उछले, और उछल करके वापस उस जमीन पर आकर के रुक गए, कुछ नहीं हुआ जी। सपोर्ट पर खड़े थे, सपोर्ट पर जितना मर्जी उछलते रहो, नीचे जमीन है, जमीन आपको नीचे जाने ही नहीं दे रही। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, कि आपने, जो हमने एक दूसरा एग्जांपल समझने की कोशिश की, कि आप कुर्सी पर बैठे और कुर्सी पर बैठ करके इम्बैलेंस हुए, और 1-2 फुट गिर करके फिर जमीन पर आकर के रुक गए। वहां से भी आप नीचे नहीं गिरे, क्योंकि जमीन ने आपको रोक लिया, वहां पर भी सपोर्ट आपको मिला, सहायता मिली, सहारा मिला। स्टॉक मार्केट में हमने कैसे समझा, कि प्राइस ऊपर से नीचे गिरता चला आ रहा है, गिरता हुआ प्राइस एक जगह पर आकर के रुका। जिस जगह पर प्राइस आकर के रुका, उसके रुकने के कई रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, कि वहां पर बायर बैठा है। दूसरा रीजन, उस बायर का वहां पर ऑर्डर लगा हुआ है, मोटा मोटा बायर बैठा है, मतलब उसके वहां पर ऑर्डर लगे। दूसरा, कि वहां पर कई और रिटेल इन्वेस्टर, ट्रेडर बैठे हैं, जिनको लग रहा है कि प्राइस यहाँ पर आकर के रुक जाए तो वो और माल खरीदेंगे, इसलिए प्राइस वहां पर आकर के रुका। तीसरा, हमारे जैसे लोग भी वहां पर आकर के रुक सकते हैं, हो सकते हैं, जो इंतजार कर रहे हो कि गिरता हुआ प्राइस कहीं पर आकर के रुके, और रुक करके वापस ऊपर चलना शुरू हो, तो हम उस जगह पर और खरीदें।
तो ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर गिरता हुआ प्राइस आकर के रुक जाता है। रुकने के बाद या तो कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करने के बाद वापस ऊपर जाता है। तो जिस लेवल पर आकर के ये प्राइस रुकता है, इसको सपोर्ट कहते हैं। देखिए, सपोर्ट के ऊपर सरल शब्दों में समझने के लिए चीज को ज्यादा टेक्निकल ना करते हुए मेरी समझ कहती है, मैंने अपनी बात रखने की कोशिश की कि सपोर्ट क्या है। सपोर्ट पर क्या क्या चीजें होती हैं वो हमारा फर्दर डिस्कशन का टॉपिक होगा। अभी फिलहाल का जो डिस्कशन मेन है वो ये बताना था कि सपोर्ट क्या चीज होती है। स्टॉक मार्केट में सपोर्ट का जब जिक्र आता है तो उसका एक्चुअली में मतलब होता क्या है, पहली बात। अब चाहता मैं आपसे ये हूं कि अगर आप इसके ऊपर कुछ भी मुझे बताना चाहते हैं, तो चाहूंगा कि आप मुझे इसके ऊपर अपने इंसाइट शेयर करें, आप मुझे इस पे 2 चीजें सिखाएं। आप मुझे बताएं कि मैंने कहाँ पर कोई चीज मिस कर दी, कोई चीज छोड़ दी, या मुझे आपको बतानी चाहिए थी इनिशियल सपोर्ट की डेफिनेशन में, वो प्लीज कमेंट्स में बताएं। मुझे मेल लिख दीजिए, मुझे कमेंट्स कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी बात समझ आई हो तो भी कमेंट्स कर दीजिए। ना समझ आई हो, कुछ चीज छूट गई हो, रह गई हो, जो फर्दर इसमें ऐड होनी जरूरी हो, तो वो भी आप इसमें बता दीजिए। मैं डेफिनेटली जल्दबाजी ना मचाते हुए बड़ी तसल्ली तसल्ली से आपको चीज समझाता हुआ चलूंगा, और तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप मुझे खुद अपनी तरफ से आगे बढ़ने के लिए नहीं कहेंगे। इसके साथ ही और ज्यादा चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, डिस्कशन को फालतू और इलेबोरेट नहीं करेंगे। हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को आराम आराम से छोटी छोटी क्लासों में 3 से 4 क्लासेस में भी कवर कर लेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं। आज हमने सपोर्ट सीख लिया, सपोर्ट क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम रेजिस्टेंस सीख लेंगे, रेजिस्टेंस क्या है। और उसके बाद की क्लास में हम दोनों के ऊपर प्राइस एक्शन को समझ लेंगे कि जब प्राइस सपोर्ट पर आकर के रुकता है तो क्या क्या होता है, वहां पर हमें कैसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। उसी तरह से जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास आकर के रुकता है तो बाजार में कैसे कैसे प्राइस एक्शन होते हैं, वहां पर हमें कैसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। मेरी समझ कहती है छोटी छोटी 3 क्लासेस के अंदर मैं अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात को आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। ये मेरा मोटा मोटा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझाने का ये एजेंडा रहेगा। लास्ट में, अगर आपको मेरी बात ठीक लगी हो, अगर आपको लगे कि मैं कहीं पर भी अपनी तरफ से एफर्ट लगा करके आपकी वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको चीज समझा पा रहा हूँ, आपको चीज समझ आ रही है, आप जो मेरे साथ समय लगा रहे हैं वो समय आपका सही जगह पर लग रहा है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चीज को पसंद नापसंद कर दीजिएगा। ठीक समझें तो इस कंटेंट फीड को आगे किसी को शेयर कर दीजिएगा जो किसी के काम आ सके। और उसकी भी टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी, स्टॉक मार्केट में सक्सेस की जर्नी, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की जर्नी, हो सकता है किसी कारण से किसी इंफॉर्मेशन से 1% 2% इंप्रूव हो जाए, बढ़ जाए। आज की बात मेरी मोरलेस कंप्लीट हो गई। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करूंगा फिर मिलूं, सेंसिबल बात करूं, काम की बात करूं। हाँ, एक चीज कि आज मैंने अपने डिस्कशन को, सपोर्ट के डिस्कशन को सिर्फ थ्योरेटिकल रखा, सिर्फ अपनी तरफ से अपने थॉट्स आपके शेयर किए, लाइव हम चार्ट्स पर नहीं गए। वो मेरी कोशिश होगी कि तीसरी क्लास में हम जहां पर जाएं, जहां पर हम ये देखने की कोशिश करें कि लाइव चार्ट्स के अंदर में जब प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास आकर के रुकता है तो उस समय कैसा बिहेव करता है, उस समय हम कैसे चीजों को पकड़ सकते हैं, और एक सेंसिबल हाई हाई प्रोबेबिलिटी सक्सेसफुल ट्रेड्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो हमारा तीसरी क्लास के अंदर में कोशिश होगी। अभी पहली और दूसरी क्लास में सपोर्ट थ्योरेटिकल समझ लिया, अगली क्लास में रेजिस्टेंस थ्योरेटिकल समझ करके ये दोनों चीजें कंप्लीट कर देंगे, तीसरी क्लास में प्रैक्टिकल देख लेंगे। डिस्कशन को क्लोज करता हूं, आशा करता हूं फिर मिलूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पैसे बचाइएगा, तभी कि अगर बचाएंगे तभी पैसा कमा पाएंगे। और ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।